अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर ट्रंप के साथ मुलाकात को इस एतबार से इंतहाई अहम माना जा रहा है कि यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब पूरी दुनिया खास तौर पर अमरीकी सदर ट्रंप की पूरी तवज्जो ईरान और इजराइल जंग पर लगी हुई है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात में ईरान इजराइल कशीदगी समेत अहम इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। सदर ट्रंप के हमरा अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और मशरिक़ वस्ता के लिए नुमाइंदा खुसूसी भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप का पाकिस्तान भारत जंगबंदी में मुस्बत किरदार पर शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की इंसदादे, दहशतगर्दी और इलाकाई इस्तेहकाम की कोशिशों की तारीफ की और दोनों ममालिक में ताउन जारी रखने के अज़्म का अदा किया है। मुलाकात में तिजारत, मसनूई जहानत, क्रिप्टो करेंसी, तवानाई, मादनियात और टेक्नोलॉजी पर दो तरफा ताउन बढ़ाने पर भी गौर हुआ। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तवीलुल मुद्दती शराकतदारी में दिलचस्पी का इजहार किया। मुलाकात 2 घंटे से ज्यादा जारी रही। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। ये मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त करार दी गई है। ये मुलाकात काबीना रूम में ज़ोहराने के दौरान हुई। व्हाइट हाउस का कैबिनेट रूम अमरीकी सियासी और सिफारती तारीख में एक अहम मकाम रखता है। ये वो जगह है जहां अमरीकी सदर अपनी काबीना के अरकान के साथ अहम कौमी और बैनुल अक़वामी फैसले करते हैं। कैबिनेट रूम में 20वीं सदी के आगाज से लेकर आज तक कई अहम फैसले हुए। सदर रूजवेल्ट के दौर में दूसरी जंग अजीम की हिकमत अमली, जॉन एफ कैनेडी के दौर में सर जंग से मुताल्लिक मशवरे और सदर बुश के दौर में 9/11 के बाद के फैसले इस कमरे में तय हुए। यहाँ होने वाले फैसलों ने न सिर्फ अमरीका बल्कि दुनिया की सियासत पर गहरा असर डाला। जब अमरीकी सदर गैर मुल्की सरबराहान या अहम ओहदेदारों से मुलाकात करते हैं तो कैबिनेट रूम को अक्सर इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इस बात का पैगाम होता है कि मज़कूरा मुल्क अमरीका के लिए खास अहमियत रखता है। बरतानिया, यूरोप, अरब ममालिक और नेटो के रहनुमाओं के साथ आला सतही बातचीत इसी कमरे में हुई। यूँ कैबिनेट रूम अमरीकी इक़्तिदार का मरकज़ और तारीख साज फैसलों का गवाह है। अब पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक फौजी सरबराह की हैसियत से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इसी कैबिनेट रूम में अमरीकी सदर के साथ मुलाकात की भरपूर तारीखी अहमियत है। ये मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात में नया इजाफा ही नहीं होगा बल्कि इस मुलाकात के खित्ते पर भी भरपूर असरात सामने आएंगे और इसी पर गुफ्तगू रहेगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, हमाद गजनवी और रजा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर ट्रंप की 2 घंटों की मुलाकात, मुकालमे की गहराई और दोस्ताना माहौल की अक्कासी, मुलाकात के पाकिस्तान और खिते पर असरात। रजा रूमी साहब, आपके ख्याल में ये असरात खिते तक रहेंगे, दावत पर भी नजर आएंगे? डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश की हद क्या हो सकती है? आयशा, देखिए, सबसे पहली तो ये बात है कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी बिगड़े। पिछले चंद सालों में आपने देखा कि सर्द मोहरी भी रही और बाइडन के जो आखिरी साल थे उसमें कुछ थोड़ी सी बेहतरी आना शुरू हुई। मगर अब जिस तरीके से अमेरिका, जो नई ट्रंप इंतज़ामिया है, वो पाकिस्तान से इंगेज कर रही है और अमेरिका की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो बारहा पाकिस्तान की इंसदादे दहशत गर्दी में जो कार्रवाई और कंट्रीब्यूशन है उसका भी जिक्र करती रही है। आला तरीन जो उनके जनरल्स हैं आला तरीन ओहदों पर, उन्होंने भी इस चीज़ का एतराफ़ भी किया, बल्कि उन्होंने कांग्रेस के सामने बाकायदा वो टेस्टिमनी दी जो कि एक ऑफिशियल, वो एक शहादत होती है, उसकी एक कानूनी वैल्यू होती है और वो कोई ऐसे रैंडम कमेंट्स नहीं होते। तो इसका ये मतलब है कि अमेरिका एक तो नंबर 1 ये समझता है कि वो पाकिस्तान के साथ जो उसका बहुत पुराना इत्तेहादी है वो अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहता बल्कि उनमें बेहतरी लाना चाहता है। दूसरा, मेरे ख्याल से जो मौजूदा ये अभी चंद ही हफ्तों पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हुई और उसमें जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही सिफारती महाज पर भी और जंगी महाज पर भी, वहाँ पर भी अमेरिका को ये आइडिया हुआ है कि भारत जिस पर उसने तकिया कर रखा था इस खत्ते में कि अपना नया इस खत्ते का पुलिसमैन बनाएगा, उन्होंने कहा भाई ये तो पाकिस्तान के सामने नहीं ठहर पाए तो इन्होंने चीन के सामने क्या ठहरना, किसी और के सामने क्या ठहरना। तो उनको फिर ये ख्याल आया और आ रहा है गालिबन कि ये भी एक न्यूक्लियर पावर है। कल ट्रंप ने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा कि बोथ आर ग्रेट न्यूक्लियर पावर्स। ये अल्फाज बहुत ज़रूरी हैं। अब हिंदुस्तान को इस चीज़ की बहुत चिढ़ होती है क्योंकि वो ये कहते हैं हमें पाकिस्तान के साथ हमारा मवाजना ना करो, हाइफिनेट ना करो, हम पाकिस्तान से कहीं गुना बेहतर हैं, हम एक सुपर पावर है, पाकिस्तान तो कोट अनकोट एक बिगारी मुल्क है। आप उनकी लैंग्वेज सुन लें तो ये यकीनन कल उनको भी बहुत ज़्यादा मिर्चें लग रही हैं। आज उनका मीडिया देख लीजिए भरा हुआ है इसी के ऊपर, तरह तरह की झूठ सच
जो है अखबारात में, टेलीविजन पे चल रहे हैं कि जी ये मांग लिया, वो मांग लिया। अव्वल तो 2 घंटे की मीटिंग जो होती है आयशा, उसमें कोई स्ट्रेटजी तय नहीं होती। उसमें ये नहीं होता कि मुझे आपसे ये चाहिए, वो चाहिए। 3 बड़ी चीजें हैं। नंबर 1 तो इंसदाद दहशतगर्दी, काउंटर टेररिज्म, वो एक मुस्तकिल अमेरिका की जो है इंटरेस्ट है इस खित्ते में, खसूसन आइसिस, खुरासान या दाइश जैसे कहा जाता है, उसके कुछ हिस्सों से, जिनको वो समझते हैं कि वो एक खतरा है वेस्ट के लिए भी और दुनिया के अमन के लिए। दूसरा, न्यूक्लियर सिक्योरिटी। बार बार ट्रंप ने अगर 15 बार जिक्र किया है कि उसने इंडिया पाकिस्तान के दरमियान सुलह करवाई या सीजफायर करवाया, उसने साथ में न्यूक्लियर का लफ्ज भी इस्तेमाल किया है, न्यूक्लियर सिक्योरिटी। और उसने 3 बार ये कहा है कि अगर वो न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करते तो हम पे भी असर होगा, ये सिर्फ उनके लिए नहीं होगा। तो ये हमेशा से उनका एक दरीना और पायदार रहा है इंटरेस्ट। और तीसरा, आजकल जो ईरान के साथ सूरत हाल है, उसमें उन्होंने कहा कि हम सबसे बेहतर जनरल आसिम मुनीर जानते हैं कि ईरान को अमेरिका से एतराफ़ किया, और जो कि मैं समझता हूँ कि एक अच्छी फराख दिलाना बात है, क्योंकि अमेरिकी जो अफसरान और एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनकी लिमिटेड नॉलेज और इग्नोरेंस अगर मैं कहूँगा तो वो तो वाजे हो जाती है। अभी एक इंटरव्यू में उनको ये नहीं पता था कि वो टेड क्रूज है सेनेटर, ईरान की आबादी कितनी है, आबादी कितनी है, उसमें एथनिक लोग कौन है, उसका महलो वकूफ़ क्या है, कुछ नहीं मालूम था। लेकिन वो बस ऐसे ही अफसाना तराजी कर रहे थे। तो इसलिए यकीनन ये बात हुई होगी। अमरीकी जो ऑप्शंस हैं, और जनरल आसिम मुनीर ने यकीनन उनको याद करवाया होगा कि अफगानिस्तान का 20 साला तजुर्बा अमरीका का किस कदर भयानक रहा, और इराक में भी जो कुछ हुआ उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। तो उन्होंने अपनी राय जरूर दी होगी। अब जाहिर बात है कि जो अमेरिका ने करना है उन्होंने कहा करना है, उन्होंने ना तो पाकिस्तान से पूछ के करना है और ना पाकिस्तान के कहने पर रुक जाना है। ये तो याद रखिए, हर कौम अपने और हर मुल्क अपने मफादात के तहत एक्ट करता है। लेकिन पाकिस्तान टेबल पर है, उसको एक सीट मिली हुई है और वो एक वॉर रूम या इनसाइडर सर्कल में आ चुका है वापस। ये बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है। यहां पर लोग जो मर्जी उसको बोले कि जी सिविलियन सुप्रीमेसी खत्म हो गई, हाय हाय ये क्यों हो गया, इन्होंने तो वो कर दिया, तो वो ये बातें करते रहे। बात ये कि जब मुल्क की मफादात की बात आती है, मुल्क की खारिजा पॉलिसी की बात आती है और मुल्क के इमेज की बात आती है, तो पाकिस्तान के लिए यह बहुत बड़ा बूस्ट है। और हम उम्मीद करते हैं कि अब सियासतदान जो है वो इस चीज को देखेंगे कि क्या वजह है कि दुनिया भी बात करती है तो वो फौजी सरबराहान से करती है, क्योंकि वो खुद आपस में इस कदर बटे हुए हैं, तकसीम शुदा और लड़ाई भिड़ाई कर कर उन्होंने क्यों ये जगह खाली की है, ये एक अलग बहस है। बहरहाल दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब, ट्रंप ने जब कल ये मुलाकात की, इसके बाद मीडिया ने सवाल किया कि क्या ईरान से मुतालिक गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने कहा देखें वो, यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ इशारा करके बात कर रहे हैं कि वो ईरान को अच्छे से जानते हैं, दूसरों से बेहतर जानते हैं, और वो किसी चीज से खुश नहीं है। ये नहीं कि वो इसराइल के साथ खराब ताल्लुकात रखते हैं, वो दोनों को जानते हैं। मतलब ये खुद डोनाल्ड ट्रंप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो खित्ते की और इन ममालिक की केमिस्ट्री या सिचुएशन को बहुत अच्छे से जानते हैं, ईरान को ज्यादा बेहतर जानते हैं। और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि वो सूरत हाल से खुश नहीं, लेकिन वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये ट्रंप कमेंट कर रहे हैं। आपके ख्याल में, जैसे भी रजा ने भी कहा कि जो इस सिचुएशन, वॉर सिचुएशन यहां पर है, उसके अंदर हम टेबल के ऊपर मौजूद हैं, ट्रंप हकीकत में पाकिस्तान से क्या चाह रहे हैं? एक, इसका जवाब दीजिए। दूसरा ये कि कल रात होने वाली मुलाकात जो हमारे वक्त के मुताबिक रात में हुई और जोहराना था, इसके पाकिस्तान के ऊपर इसकी अहमियत, इसकी और इसके असरात आने वाले दिनों। एक तो जो मीटिंग हुई या जो लंच हुआ, इसमें जो लोग मौजूद थे उनको नोट करना बहुत जरूरी है। मार्को रूबियो और स्टीव बिटकॉफ और मार्को रूबियो दोनों इस एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप की जो टीम है, इसके अंदर रिलेटिवली डव्स के तौर पे देखे जाते हैं। यानी अगर आप इनके मुकाबले में जेडी वैंस को देखें या पीटर हेगसेथ जो उनके सेक्रेटरी दिफा हैं, जो कि वहां मौजूद नहीं थे, तो इसका मतलब यह है कि ट्रंप एक खास किस्म की गुफ्तगू देखना चाह रहे थे। एक ऐसा नुक्ता नजर जो स्टीव बिटकॉफ जो कि एक नेगोशिएटर हैं, उनको, और मार्को रूबियो को जो कि एक हल्का नजरिया रखते हैं ऐसी चीजों के अंदर, और उन्होंने पहले कहा था कि हम कभी भी इसराइल के साथ मिलकर इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। इनकी मौजूदगी में उन्होंने आसिम मुनीर साहब से गुफ्तगू की और उनको मौजूदगी में वो उनकी आपस में गुफ्तगू शुनीत हुई। इससे आपको उस मिजाज का पता लगता है जो कि, और नजरिए का पता लगता है जो कि ट्रंप देखना चाहते थे, जो कि पॉजिटिवली एक निकलता है कि यहाँ पे नेगोशिएशन और बातचीत के जराए और एक ऐसा तरीका कि मामला जंग के बजाय किसी और तरीके से हल की तरफ किया जाए। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज थी। इसके बाद दूसरी बात उनका ये कहना कि वो आसिम मुनीर साहब को, जाहिर है ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा उनसे ताल्लुक बहुत गहरा है। अभी 10-15 दिन पहले हमारे आर्मी चीफ और वजीर आजम दोनों ईरान
में मौजूद थे, उन्होंने एक दिन वहाँ गुजारा, पूरा एक रात गुजारी। तो हमारे तल्लुकात आपस में ऐसे ईरान के साथ हैं कि हम ईरान को बहुत अच्छा जानते हैं, पड़ोसी है, जानना चाहिए उनकी मुश्किलात को भी और उनके कंसर्न्स को भी। और फिर हम जुड़े हुए हैं क्योंकि हम पड़ोसी मुल्क हैं, तो हमारे जो जो मामलात हैं बड़ी हद तक कई दफ़ा आपस में जुड़े होते हैं, जिस तरीके से दहशतगर्दी का या BLA जिस तरीके से मौजूद है उन चीज़ों के अंदर, तो उस तरह भी हमारा ताल्लुक है। फिर हमारी मिलिट्रीज का आपस में ताल्लुक है। इन्हीं मामलात को पेश नजर रखते हुए इसराइल को हम कैसे जानते हैं? इसराइल को हम इस तरह से जानते हैं कि हर वो कौम जो कि मिलिटरीली या मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोफेशनल मिलिट्री ऑफिसर के तौर पे बता रहा हूँ, कि जो भी मिलिट्री के अंदर, या अमेरिकन एयरफोर्स हो, रूसी एयरफोर्स हो, या रूसी मिलिट्री हो, या इसराइली मिलिट्री हो, तो हम उनको बहुत क्लोजली स्टडी करते हैं, क्योंकि हम अपने जो लेवल्स हैं उनके साथ कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर बाकी लोग सर्विसेज कैसे जा रही हैं। फिर हमें ये भी पता है कि इसराइल का एक हमेशा से हम थोड़े से खाइफ रहते हैं इसराइल से, कि वो कुछ भी कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। तो वो एक पॉसिबल थ्रेट बन जाता है हमारे लिए। अगर पॉसिबल थ्रेट है तो उसको जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हम उसको बहुत बेहतर तौर पे, शायद बहुत सारे अरब मुल्कों से बेहतर, हम इसराइल को भी समझते और जानते हैं। फिर बहुत सारी एक्सरसाइजेज में हमारे सामने मौजूद होते हैं। हम इंटरनेशनल एक्सरसाइजेज जब होती हैं तो वो भी वहाँ पे होते हैं। हम उनके खिलाफ या उनके साथ मिलके फ्लाई ना करें, लड़ें ना, उनके साथ एक्सरसाइजेज ना करें, लेकिन उनको ऑब्जर्व तो जरूर कर रहे होते हैं बार सूरत। तो ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से जो इसराइल और इनका आपस का जो तल्लक था, और फिर उस ग्रुप के अंदर मेरा ख्याल है कि शायद अगर CIA का कोई आदमी होता तो मैं कह सकता था कि आसिम मुनीर साहब से ज्यादा जानता होगा, लेकिन अगर वो नहीं था तो फिर इन तमाम के अंदर आसिम मुनीर साहब का एज ए प्रोफेशनल मिलिट्री ऑफिसर इन लोग चीज़ों को जानना मेरे ख्याल में उन सबसे ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए उनका ये कहना कि ये हम सबसे बेहतर जानते हैं, एक बात। दूसरी बात, जिस तरह रजा ने कहा उसको मैं दोहराना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान का एजाज है। वरना आज तक कोई आर्मी चीफ इस तरीके से व्हाइट हाउस के अंदर इनवाइट होके जोराने में 2 घंटे, 1 घंटे की मुलाकात जो 2 घंटे पे चली जाए, इस तरीके से उसको शामिल नहीं किया गया, इनवाइट नहीं किया गया, उसको खास तौर पर वो एजाजी जगह नहीं दी गई जो कि सदर अमरीका ने दी। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, सबसे बड़ी इकोनॉमी, उसका सदर जो कि ऑल पावरफुल होता है, ये कोई छोटी बात नहीं है। उसका ये कहना कि मेरे लिए एजाज की, ये पाकिस्तान का एजाज है कि वो कह रहा है कि पाकिस्तान फौज के आर्मी चीफ से मिलना उसके लिए एक एजाज है। ये पाकिस्तान का एजाज। बाकी मामला हमारे घर के हैं कि हम होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वगैरह वगैरह, बाद में देखें। पाकिस्तान का एजाज पाकिस्तान का एजाज है। दूसरी बात, वहां पर यह भी एक अजीब एक बहुत ही गैर मामूली मौका था पाकिस्तान को अपनी बात कहने का, उस लेवल पे जहां पर फैसले हो रहे हैं, जहां पर उनकी राय ली जा रही है। यानी पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए हिंदुस्तान ने क्या कुछ नहीं किया था पिछले, कब से, 2008 से लगा हुआ है हमारा, कभी दहशतगर्दों में नाम, कभी किस में नाम, कभी पुलवामा, कभी पहलगाम वगैरह वगैरह। लेकिन उससे बढ़ के आज आपका आर्मी चीफ या पाकिस्तानी एक नुमाइंदा, पाकिस्तान के नुमाइंदे वहां बैठे हैं व्हाइट हाउस में, और सदर अमेरिका उनसे इनपुट्स ले रहा है एक बहुत बड़े आलमी इशू के ऊपर जो कि ईरान और इसराइल की जंग की सूरत में हमारे सामने आया। यह बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत एक, जिसे कहते हैं। तीसरी बात, क्या इसका मतलब है कि अमेरिका अब पूरा हमारी झोली में आन गिरा? हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। ठीक, अमेरिका के मफादात अपने मफादात हैं, पाकिस्तान के, जहां पर हम आपस में अलाइन करेंगे उनको, तो वो मिलके हम दोनों का फायदा होगा। ये कहें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उससे मुंह मोड़ लें, नहीं। मौका है, जिसे कहते हैं मेकिंग द मोस्ट ऑफ वट एवर इज अवेलेबल। खिड़कियां दरवाजे खुले रखें ताकि जहां मौका मिले आप सीज द मोमेंट, फायदा हासिल करें उससे, जितनी देर तक चलता है। यही ट्रंप था। इमरान खान जब गए थे ना वहां पे, जब वो वजीर आजम के तौर पे, तो वहां पर पता नहीं लगा कि शायद अब इसके बाद कश्मीर आजाद हो जाएगा उनके आने के बाद। 3 माह के अंदर इसकी आ गई, ट्वीट आ गई, जिसके ऊपर किसी को अफगानिस्तान में मसला हुआ था, जिसके ऊपर उसने पाकिस्तान का जितना भी तल्लक था उसको खत्म करके रख दिया। तो ये मामला, ये जैसे कहते हैं कि एक चेंजिंग सिचुएशन होती है। आपको जब मौका हो उससे मैक्सिमम हासिल करने की कोशिश होनी चाहिए। वैलिड पॉइंट। ज़ैगम साहब, मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल में G7 इजलास अधूरा छोड़कर वापस वाशिंगटन आ जाने वाले ट्रंप 2 घंटे तक मेजबानी करके फख्र महसूस करते हैं। क्या ट्रंप इंतजामिया को फिर से पाकिस्तान की भरपूर स्ट्रेटेजिक अहमियत का अंदाजा होने लगा है? जरूरत महसूस हुई? आयशा, देखिए, एक तो जब से भारत की वायुसेना के लड़ाकू विमान गिरे हैं तो पाकिस्तान एक नया पाकिस्तान बन के उभरा है। पाकिस्तान का जो सफारती वज़न है, डिप्लोमेटिक वेट है, वो बहुत बढ़ गया है और दुनिया पाकिस्तान को बहुत संजीदगी से लेने लगी है।
वर्ल्ड वांट्स टू हैव बिजनेस विद पाकिस्तान। और वो तमाम लोग जो एक दूसरे से बरसरे पैकार हैं, यानी मुख्तलिफ कैंप्स के लोग, वो पाकिस्तान के साथ एंगेज करना चाहते हैं। और ये जो मुलाकात थी उसका सबसे बड़ा इजहार था कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क और उसमें दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स वो अपने प्रोटोकॉल को डिसरिगार्ड करके पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मिल रहा है। 1 घंटे की मुलाकात तय है और 2 घंटे वो बंदा लगाता है साथ में। उसके वफद में ताकतवर तरीन, अहम तरीन लोग शामिल हैं। वज़ीर ख़ारजा को भी उसने साथ बिठाया हुआ है और मिडिल ईस्ट के रीजन का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको भी साथ बिठाया हुआ है। और सबसे अहम बात कि उसके बाद जो वो गुफ्तगू करता है, पहली बात तो यही होगी कि जिस तरह वो टाइम देता है, अमेरिकी सदर के पास ऐसा फालतू टाइम नहीं होता। 1 घंटे की जगह वो 2 घंटे लगाए। बहुत मसरूफ़ लोग होते हैं वो, और ख़ास तौर पे ट्रंप, वो तो घंटे की मीटिंग को भी 15 मिनट का कर देता है। और उसके बाद जिस तरह बोलता है, तो उसने जो गुफ्तगू की है वो बहुत ही अहम है। उसने कहा मेरे लिए ये एजाज की बात है, दिस इज लाइक फ्लैटरिंग। वो फ्लैटर कर रहा है अपने मेहमान को। और फिर उसमें से एक हमें जो चीज़ मिलती है कि हमारी तरफ से बहुत स्ट्रेट बात की गई है, और ये वो चीज़ है जो अमेरिकन को पसंद आती है। एक तो अमेरिकन को ताकत पसंद आती है, ताकतवर से बात करके वो खुश होते हैं। दूसरा, उनको स्ट्रेट टॉक पसंद आती है। अब अंदर जो गुफ्तगू है उसका सिर्फ एक इशारा हमें मिला है, और वो इशारा दिया है खुद अमेरिकी सदर ने, और उन्होंने कहा कि दे आर्ट हैप्पी विद एनीथिंग। अब ये मशरिक वुस्ता के तरफ इशारा था कि पाकिस्तान ने कैसे खुलकर अपने डिस्प्लेयर का इजहार किया कि हम खुश नहीं हैं मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है, हम ईरान पर होने वाले हमले से खुश नहीं हैं। और उसकी तशरीह भी जो की उसने पाकिस्तान के हक में की। यानी अमेरिकी सदर ये कहता है, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कहता है कि उसको ईरान का हमसे ज्यादा इल्म है। यानी अगर पाकिस्तान डिसएग्री कर रहा है इस मामले पर, तो इस वजह से डिसएग्री कर रहा है कि पाकिस्तान हैज बेटर नॉलेज ऑफ मिडिल ईस्ट। ठीक, ये बहुत बड़ी रिकॉग्निशन है। फिर इंडिया का मामला तो है ही है, हम हों और इंडिया ना हो, ये कैसे हो सकता है? जिस तरीके की फिर उसने एक बराबरी क्रिएट कर दी इंडिया और पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ। ये तो फिर इंडिया में मजीद आप देख रहे हैं वहां पे कोराम किस तरीके से मचा हुआ है। ठीक। तो ये जो अहम है, सिक्योरिटी ताउन की बात हुई, उस लिहाज से बहुत अहम है। माशी ताउन पर तो जो हमारे यहाँ से प्रेस रिलीज आई है उसकी भी तफसील से बात हुई है, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, खित्ते के हवाले से बात है, मिडिल ईस्ट के हवाले से बात है। लेकिन एक और बात मेरे ख्याल में बहुत अहम है, जो आखिरी बात में एम्फेसाइज करना चाहूँगा, वो ये कि देखिए पाकिस्तान के लिए जो 50 साल से चैलेंज रहा है वो ये रहा है कि हम चीन और मगरब, चीन और अमेरिका के साथ ताल्लुकात को कैसे बैलेंस करें। क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा छोटा सा मुल्क नहीं है कि किसी एक बड़ी ताकत का दुम छल्ला बन जाए। तो वो बैलेंस करके आगे चलता है। तो इस बात का इजहार है कि अभी जब सब ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के लिए इस ताल्लुकात को बैलेंस करना मुमकिन नहीं होगा, तो पाकिस्तान उस ताल्लुक को बैलेंस करके बढ़ रहा है और बैलेंस कर भी लेगा। हमाद साहब, क्या ट्रंप इंतजामिया के लिए पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत बढ़ गई है, भारत की स्ट्रेटेजिक अहमियत कम होती दिखाई देती है? पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत जो है वो तो गवाह है पिछले 40 साल, बल्कि इससे भी ज्यादा। खित्ते में जब भी कुछ होता है तो हमारा एक किरदार है, उसके बगैर अमेरिका जो है यहाँ पर ऑपरेट नहीं कर सका कभी भी। तो हमने अफगानिस्तान के हवाले से तो खैर बिलखुसूस जो हमारे सामने अब एक तसलसल से चलता चला आ रहा है, फर्स्ट वॉर, सेकेंड वॉर, और ये जो भी मामला हुआ यहाँ पर अमेरिका और पाकिस्तान का ताउन हुआ, और अमेरिका को ये रियलाइजेशन है कि इस खित्ते में जब भी कुछ होगा तो पाकिस्तान के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है। ये दुरुस्त है कि हाइएटस आते रहे, इसमें वक्फे आए, खास तौर पर जब अफगानिस्तान से अमेरिका वापस चला गया तो ये तासुर फैला कि अब हमारी पाकिस्तान की जरूरत नहीं रही, लिहाजा अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात कमजोर होंगे, और उसके इशारे भी थे, नजर भी आ रहा था। लेकिन जैसे ही खित्ते में जरा सी एक हलचल सी पैदा हुई है तो पाकिस्तान और अमेरिका दोबारा आपस में अपना ताउन बढ़ा रहे हैं। ये बुनियादी इसका जो पस मंजर है वो यही है इस बात का। और जिस तरह हम दोस्त इशारा कर रहे हैं, ये किसी फौजी से हमने नहीं देखा कभी कि पाकिस्तान का कोई आला अहदेदार हो या किसी भी मुल्क का आला अहदेदार हो, इस तरह की अहमियत और इस तरह की तवज्जो जो है हमने नहीं देखा कि पहले किसी को दी गई। और बिलखुसूस ट्रंप साहब की तरफ से, जो कि इन मामलात में जरा एक खास तरह उनका रवैया है, और वो हाई माई हमा शुमा को मिलने में दिलचस्पी भी नहीं रखते।
अच्छा जी, अब जो आगे होना जा रहा है, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान से जो मोहब्बत है वो उमड़ उमड़ के आ रही है, बहुत ज्यादा और क्या आ रही है, मुसलसल इसका इजहार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम आपके बगैर अब जिंदा नहीं रह सकते, पर मोहब्बत जैसे जुमला हो। तो ये सूरत हाल अक्कास है कि यहाँ पर अब क्या हो रहा है, लेकिन हमें इसमें हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है, ऑब्वियसली वो हमारी लीडरशिप जो है वो बहुत उसको वॉच करेगी। हमने जो आज तक इस खित्ते में डॉलर वॉर्स लड़ी हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हुई हैं, और हम आइंदा हमने सबक सीखा है और हम आइंदा इस तरह का कोई रोल नहीं अपनाएंगे। खास तौर पे चीन के हवाले से जो बात हो रही थी, चीन के साथ हमने सी पैक के हवाले से कोई अच्छा सलूक रवा नहीं रखा, हमने रोक दिया था वो, और उसमें रुकावट आई। अब हमें जो भी हम करने जा रहे हैं, चाइना ने बिलखुसूस जो पाक इंडिया वॉर में किरदार अदा किया, उसके बाद गुंजाइश नहीं रह जाती कि हम इस पे किसी तरह की भी कोई ऐसी बात करें जिससे चीन नाराज हो। बिल्कुल ठीक हो गया जी। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो दूसरे मौजू पर गुफ्तगू बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ईरान और इजराइल जंग के बायस 22 जून का एहतजाज मुलतवी कर दिया है। हर एहतजाज की तरह इस बार भी बड़े जोरों शोर से 22 जून के एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए बड़े बड़े दावे किए गए। पीटीआई फरवरी 24 के इंतखाबात के बाद से कई बार लाहौर, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में बड़े एहतजाज की नाकाम कोशिशें कर चुकी है। अब 22 जून का एहतजाज मुलतवी करने से अहम सवालात जन्म ले रहे हैं। पीटीआई वो जमात है जिसने अपने एहतजाज की खातिर ये परवाना की कि चीनी सदर सी पैक का मंसूबा लेकर पाकिस्तान आ रहे हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अक्टूबर 2024 में इस बात का एहसास किया कि कितने अरसे के बाद शंघाई ताउन तंजीम इजलास के तहत 8 ममालिक की आला शख्सियात पाकिस्तान के दौरे पर आ रही हैं? क्या गुज़श्ता साल नवंबर में इस्लामाबाद पर जलगार से पहले ये देखा गया कि बेलारूस के सदर पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं? आज मशरिक़ वस्ता के हालात के बायस मुल्क के खातिर एहतजाज मुलतवी करने वाले क्या बताएंगे कि पाक भारत हालिया कशीदगी के दौरान पीटीआई के व्लॉगर्स ही नहीं बल्कि अलीमा खान क्या कुछ कहती रही? ऐसे में ये सवालात पैदा होना वाजिब है कि इमरान खान और उनकी जमात के लिए एक के बाद एक हर तरह के आईनी, कानूनी, अदालती और सियासी रास्ते बंद होते रहे। ट्रंप की पाकिस्तान और मौजूदा सेटअप के हवाले से ट्वीट्स, बयानात और मुलाकात के बाद पीटीआई का ट्रंप कार्ड भी मुकम्मल तौर पर पिट चुका। तो ऐसे में क्या एहतजाज मुलतवी करने के ऐलान का मतलब ये नहीं कि पीटीआई के लिए अंगूर खट्टे हो चुके हैं? इसी पर सवाल रखेंगे पैनल के लिए। अहम सरबराहों के दौरे, शंघाई ताउन तंजीम इजलास, IMF मुआहदे, एहतजाज करने वाली पीटीआई, मशरिक़ वस्ता में जंग के बायस 22 जून का एहतजाज मुलतवी। क्या अंगूर की हर बेल खट्टी हो गई? ज़ैगम साहब, कोई रास्ता बचा के सब बंद हो गए? देखिए, पीटीआई साबिका हुकूमत भी है और अपोजिशन पार्टी के तौर पर गवर्नमेंट इन वेटिंग भी है। अगर वो इस बात का इदराक कर रही है कि इलाकाई आलमी हालात ठीक नहीं हैं और हुकूमत को इस वक्त पूरी तवज्जो इन मसाइल पर रखनी चाहिए और वो हुकूमत को नहीं चाहती कि वह अंदरूनी मामलात में उलझे, तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए। अगर माजी में ख्याल नहीं रखा, अब रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट को भी इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन उसके साथ अब कुछ सियासी बातें भी हैं। एक तो यह है कि मुझे नहीं लगता कि पीटीआई इस वक्त ऐसे मुल्कगीर एहतजाज के लिए तैयार है जिसके नतीजे में हुकूमत पर इतना दबाव पड़े कि वो इमरान खान को रिहा करने पर तैयार हो जाए। उसकी लीडरशिप में एक अफरा तफरी फैली हुई है, जूतों में दाल बट रही है, और अवाम से मेरा मुराद है कि पीटीआई के जो अपने वर्कर्स हैं उनका इस लीडरशिप पर, इमरान खान के सिवा जो लीडरशिप है उस पर एतबार नहीं रहा। कौन लीड करेगा? और जब ये लीड करेंगे तो क्या पीटीआई कहते हैं इमरान खान ही लीड करेंगे? देखिए, इमरान खान कैसे लीड करेंगे? किसी ने जुलूस को तो इंतजाम करना है ना, किसी ने नहीं। देखिए, जुलूस की तो किसी ने रहनुमाई करनी है ना, वो रहनुमाई दे सकते हैं कि जुलूस कब निकाला जाए, कहां से निकाला जाए, लेकिन कोई जुलूस को लीड करके आएगा ना, कोई तकरीरें करेगा ना, कोई उनको इकट्ठे करके बिठाएगा ना, और वो अली अमीन गंडापुरी होगा ना। पंजाब के लोगों ने तो निकलना नहीं अब भी, तो केपी वालों की शामत आएगी ना। तो क्या केपी वाले एतबार करेंगे अली अमीन गंडापुर का? वो तो पिछली दफा एतबार करने को तैयार नहीं थे कि ये बंदा भाग जाएगा। क्या केपी के जो नौजवान हैं उनके वालिदैन इस बात पे तैयार होंगे कि ये लोग ले जाएं हमारे बच्चों को और पिछली दफा जैसा सलूक करें? और फिर मसला ये है कि गर्मी भी बड़ी ज़्यादा है। सही। और आखिरी बात यह है कि देखिए, हमें ज़रूर ये तस्लीम करना चाहिए कि जहाँ तक एहतजाज का हक है उसमें पीटीआई के साथ ज़्यादती दुरुस्त हो गया। उन्हें एहतजाज का हक मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक। पीटीआई को भी जमहूरी तरह से एहतजाज करना चाहिए
और हुकूमत को भी जमहूरी तौर बिल्कुल पे ठीक उनका कह रहे हैं हक सर। देना जमहूरी चाहिए एहतजाज करें तो और कौन उन्हें आपस रोकेगा, में यही तो गुफ्तगू तनाजा करके शुरू तय होता करना है। चाहिए। दुरुस्त हो गया जैगम साहब। रजा रूमी साहब, गर्मी वाकई बहुत ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ रही है। दाखिली सतह पर हर ऑप्शन की नाकामी के बाद पीटीआई का सारा आसरा ट्रंप और व्हाइट हाउस पर नजरें थी। गुज़िश्ता रोज वहां से भी हाइब्रिड सिस्टम पर एक स्टैंप हो गई है। क्या इमरान खान अब भी अपने हामियों को सराब में रखेंगे? आयशा, आपके सवाल से पहले मैं बात दोहराऊंगा कि अगर तो उन्होंने वाकई ही मुल्की हालात और कौमी मफाद में इसको मौखिर किया है तो यकीनन इसकी तारीफ करनी चाहिए और बनती भी है तारीफ। मगर वाकया कुछ अलग है। और वाकया अलग है कि जो आपने जिसका जिक्र किया अभी और अपने सवाल में भी, कि ये जो ट्रंप कार्ड, आपने बहुत अच्छा इसमें फ्रेज घड़ा है कि ये ट्रंप कार्ड था। ये जब पाकिस्तान में ये लगा कि अदालतों ने जो रिलीफ देना है नहीं मिला, अंदर से कोई बगावत होनी है नहीं हुई, आज लोगों ने, लाखों लोगों ने सड़कों पर निकलना है नहीं निकले, आईएमएफ ने प्रोग्राम बंद करके पाकिस्तान का गला घूंटना है उसका और उसकी रियासत का नहीं हो सका, यहाँ पे जो डिग्नेटरीज आना था नहीं आए, अमेरिका ने पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं करवानी थी वो करवा दी, ट्रंप ने जोराने पे बुला लिया, और इंडिया के साथ जो जंग होनी थी वहां भी कुछ लोग दुआएं कर रहे थे कि आओ आओ हमला करो और ताकि शिकस्त फाश हो और दरवाजे खुल जाएं अडियाला के। मुझे तो कम से कम सोशल मीडिया पे और जो बयानात हैं जो हार्ड लाइनर्स के ऐसे ही लग रहे थे, लेकिन ये तमाम उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। इसलिए अब एक उस दौराहे पे खड़ी है ये पार्टी कि इसके जो रीजनेबल लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आप प्रैग्मेटिक या अमलियत पसंद हिकमत अमली बनाएं, सिस्टम में अपनी जगह पे बनाएं। मैं आपको बताऊं कि एक बहुत अच्छे मेरे दो दोस्त है वजाहत सईद खान, यूट्यूब में अपना प्रोग्राम करते हैं, अभी मैं 2 रोज पहले देख रहा था, वो कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज इज नॉट अ डर्टी वर्ड। अब ये खास हार्ड लाइन सपोर्टर है उनके इमरान खान के, और भी इनके बहुत सारे लोग, चेयरमैन को देख लीजिए जो मौजूदा हैं या और उनके जो नुमाइंदे हैं, वो कहते हैं इस सिस्टम में जगह बनाएं। आप जाके वहां पर जब आपके आर्मी चीफ जाते हैं तो आप उनके बारे में जाकर वहां पे एहतजाज और जो भी खुराफात वो कहते हैं रुके, उससे मुल्क की बदनामी ना करे प्लीज। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये वक्त है, अभी भी वक्त है खान साहब के लिए कि समझे और अपनी हिकमत अमली बदले और फिर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी इख्तियार करें और अपनी स्पेस बनाएं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक साहब और हमाद साहब की राय। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, इंतखाबात के बाद से 26वीं तरमीम हो, कानूनी एक्ट्स हो, अदालती फैसले हो, बार बार नाकाम एहतजाज हो, पाक भारत कशीदगी और अब तक की सूरत हाल, इस मौजूदा मारूज में पीटीआई के पास सियासत की स्पेस के लिए क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं? आयशा कहते हैं वीक इज टू लॉन्ग इन पॉलिटिक्स, यानी एक हफ्ता ही बहुत होता है तब्दीलियां लाने में। सियासत के अंदर बहुत कुछ बदल जाता है एक हफ्ते में। उनको तो 106 हफ्ते से ज्यादा हो गए जेल के अंदर बंद है, तो क्या कुछ बदला होगा? शायद उनको ये पता नहीं कि जब वो गए थे रूस वजीर आजम के तौर पे 3 साल पहले या कितना, 3.5 साल हो गए, तो उस वक्त की छिड़ी हुई जंग अभी तक जारी है। इस दौरान में और क्या क्या हुआ, हमास पे हमला हुआ और अभी भी वो जंग जारी है गजा के अंदर। अच्छा, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान जंग पे चले गए और जंग करके फारे होके अब एक मुख्तलिफ लेवल पे बैठे हैं। इसराइल ने ईरान पे हमला कर दिया, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने पर्सनली इनवाइट किया एक ज़ोराने पे और वहां पर उनकी बातचीत हुई, 2 घंटे तक जारी रही। उसके अलावा है जो मामलात मुल्क के अंदर तब्दील हुए, तो कहा क्या जाएगा कि वो दुनिया जिसमें इमरान खान बाहर थे अंदर जाने से पहले, वो एक टोटली डिफरेंट दुनिया थी और आज की दुनिया एक मुख्तलिफ दुनिया है। सियासतदान का काम क्या होता है? अपनी सियासत को वक्त के हिसाब से ढालना और एडजस्ट करना, और वहां पर अपने अहदाफ का आहिस्ता आहिस्ता चेंज करते रहना ताकि उसके जो सियासी अहदाफ हैं वो वक्त के साथ चलते रहें। अगर ये आज भी 2022 वाले अहदाफ लेके चलेंगे तो फिर आउट ऑफ प्लेस हो जाएंगे, इररिलेवेंट हो जाएंगे। और उनकी सियासत के अंदर ये बदकिस्मती से चीज नजर आ रही है कि वो इररिलेवेंट होते जा रहे हैं। बहुत कुछ आगे जा चुका है, जिसे कहते हैं कि पुलों के नीचे से बहुत ज्यादा दरिया पानी जा चुका। तो अब अपने आप को उसके मुताबिक ढालना होगा, अपनी सियासत को बदलना होगा, अपने तरीकों को बदलना होगा, और आज की दुनिया के हिसाब से अपने आप को, चाहे वो मारूज बदलने के साथ साथ, चाहे बाहर का मारूज है चाहे अंदर का मारूज है, उसके हिसाब से अपने आप को डालना होगा, तब जाके तो रेलेवेंट होंगे। पहला काम रेलेवेंट होना, फिर तंजीम, उसके बाद फिर उसमें तहरीक,
फिर तहरीक के बाद अपने अहदाफ का हासिल करना। तो ये 3-4 मरहले हैं जो उनको करने पड़ेंगे, बदकिस्मती से इस वक्त आउट ऑफ प्लेस है। दुरुस्त हो गया। हमाद साहब, अदालती फैसलों या इंतजामी अहकामात के बायस कमजोर ना होने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इमरान खान की नरगसियत के बायस कमजोर हो रही है? अच्छा आपने फ्रेज इस्तेमाल किया, जमीनी हकाइक से यकसर बेनियाजी है उनकी सियासत में, और मुसलसल नजर आ रही है, एक वाकये के बाद एक, ये मुसलसल वो ये करते चले जा रहे हैं। और उन्होंने बहुत सी बसेस मिस की हैं, मैं नहीं जानता कि वो आखिरी बस मिस कर चुके हैं नहीं, लेकिन बहरहाल उन्होंने सियासी तौर पर एक के बाद एक बस मिस की है। बहुत से इम्कानात थे, मुज़ाकरात का भी डोर डाला गया, छोटी छोटी बातें ऐसी, कभी ये लगा कि अब ये शायद इस तरफ मामला इन्होंने सीख लिया है, अब ये बढ़ेंगे इस तरफ कि ये वक्त का जो एक धारा होता है उसके साथ चलें और अपना रास्ता बनाने की कोशिश करें, लेकिन हमारी ख्वाहिशात ही रह गई और वो अपना रवैया बदलने पर तैयार नहीं हुई। ये जो दोस्त कह रहे हैं कि उन्होंने मुलतवी नहीं किया पहले कभी, इस तरह के बहुत से अहम वाक़े मौज़ूआत और मौके आते थे और वो लेकिन अपने प्रोग्राम्स के साथ चलते रहते थे। लेकिन दूसरी तरफ अब अगर उन्होंने ये सीखा है, अगर हम समझते हैं कि सीख कर रहे हैं तो ये बड़ी हमारी खुशगुमानी होगी। वैसे वो उनकी पार्टी जो है इस वक्त इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो एहतजाज कर सके। ये जो टाइमिंग का इशू है ये भी उनकी फेवर में नहीं जा रहा। जब वक्त था तो वो कभी मुज़ाकरात की बात करते थे और कभी साथ ही दुश्मन तराजी पे आ जाते थे और उनका ट्विटर हैंडल जो है वो बहुत शोले उगलने शुरू कर देता था। लेकिन ये अब सारी बसेस मिस करते करते जिस मकाम पर इस वक्त वो आ गए हैं, ये सही बात है कि हमें अंदेशा पैदा हो रहा है कि एक लीडर, इतना पॉपुलर लीडर, वो इररेलेवेंट होता जा रहा है और वो अगर मजीद इररेलेवेंट हुए तो उनकी सियासत को मजीद तवील अरसे के लिए एक धचका पहुंचने का अंदेशा है। अब ये जो सूरत हाल इस वक्त खित्ते की है, इसमें आप देखिए कि क्या एक रेला है, एक बहुत बड़ा, ये तारीख का बहुत बड़ा लम्हा है और ये मामलात, अब ये सारा खित्ता जेरो जबर होता नजर आ रहा है। इस सारी चीज में इमरान खान को ये रियलाइजेशन होना चाहिए थी कि वो इसके साथ चलकर रेले की मुखालिफ संत में जाएंगे, वो सियासी तौर पर बह जाएंगे इसमें। ये यूएस में जो बेमकसद मुजाहरे किए गए, इनको हम करीब से देख रहे हैं, ये बिल्कुल लायानी एक हरकत थी और शायद को गुस्से का इजहार तो कह सकते हैं, लेकिन ये चंद लोग इकट्ठे होकर इस तरह की बात, तो आप मजीद दूरी पैदा कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये जो रवैया है अब तक जो उन्होंने इख्तियार किया है, इसका अंजाम कोई अच्छा नहीं है। वो अगर रेलेवेंट होना चाहते हैं तो उन्हें दोबारा अपनी सियासत को असर नौ एक दफा जायजा लेना पड़ेगा और वो भैंसे को टक्कर मार के उनका सर फट जाएगा, वो इससे कभी नहीं निकल सकेंगे कामयाब और कामरान। लिहाजा उनको दिस इज द टाइम नाउ, इवन आई थिंक स्टिल दिस द लास्ट बस, ही शुड ट्राई एंड टेक इट। और इस वक्त वो अपने रवैये को एक दफा फिर ठंडे दिल से, ठंडे दिमाग से इस पे गौर करें और अपना रास्ता बनाने की कोशिश करें। इस सिस्टम के अंदर ये बात हम दोहरा के थक गए हैं और उम्मीद है कि खान साहब भी इस पे गौर फरमाएंगे। जी उम्मीद है कि गौर फरमाएंगे, मगर पीटीआई के लिए बात यहीं तक पहुंची कि बैक वक्त दो या बहुत सी कश्तियों का सवार मंजिल से बहुत दूर हो जाता है। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।